दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 87 का पार्ट और पार्ट नंबर यहाँ पर इससे पहले हम 88 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी की प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको हमने क्रम से लगा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप पता जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपने देखा भी होगा कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2018 वाले क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे 16 वाले रिपीट हुए थे बहुत सारे, और 2019 में जो पेपर हुआ था वो 2018 वाली वैकेंसी के रिपीट हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक वैसे ही इस 2024 में जो आप एग्जाम देने जाएंगे वो पिछले यानी कि 2019 वाले क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके मार्क्स में सुधार भी होगा और आपको एक्चुअल आइडिया भी लग पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीसीएस में। आज ये जो क्वेश्चन करेंगे 4/3/2021 का है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे। आज पूरा का पूरा ये पेपर समाप्त हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम इनको कर लेंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। देखो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 480 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए। यानी कि जो भी रहा होगा ब्याज उसमें 2% बढ़ा दें तो ब्याज की राशि में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, ये बताना है। देखो इस क्वेश्चन को लेंथी बनाया है ताकि आप उलझ जाओ और फंस जाओ इसमें, लेकिन आपको भी स्मार्ट तरीका अपनाना है। कुछ भी आपको नहीं करना, पहले आप देखो कि कितना रुपए बढ़ रहा है, हमें कितना मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट लगा दो SI बराबर P इंटू में R और T और नीचे आता है 100। SI फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है 480 रुपए। और इसके बाद रेट क्या है, तो रेट 2% ही मानो इसको, बाकी पहले का कुछ रहा हो इससे पता नहीं है क्योंकि हमें बढ़ा हुआ ही चाहिए। तो 2 और T मतलब समय आप 5 साल का लेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटा और 2 पंचे हो जाएगा 10, तो ये 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 रुपए। तो जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों वो 48 रुपए की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। हो सकता है ये कैलकुलेशन आपको कम समझ में आया हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना। देखो ये 0 0 काट देना आप और इसके बाद 5 दूनी 10 लगा देना तो हो जाएगा कितना 480 और नीचे लिखेंगे आप 48 क्या था यहाँ पर 100 था। ठीक है, यहाँ पर 10 बचा होगा तो 48 नहीं माफ करेगा, यहाँ पर आप 10 कर लीजिए, 10 0 0 काट के 48 आएगा। तो देखो आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कथन कह रहा है कि हर अस्पताल में रोगी हैं। इसका मतलब हर एक अस्पताल में रोगी हैं, जितने भी अस्पताल हैं सभी में रोगी मिलेंगे। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। तो देखो हमेशा आप याद रखना एक ट्रिक कि जब कभी केवल, सिर्फ और ऐसे वर्ड आ जाए, केवल, सिर्फ, मात्र, तो समझ जाओ वो गलत ही होगा हमारा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है हर अस्पतालों में रोगी हैं। तो अस्पतालों में रोगी होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कथन में तो कह रहा है ना कि अस्पतालों में ही रोगी होते हैं, और यहाँ कह रहा है अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता है। आप लोग कह रहे थे कि ऑप्शन मत दिखाई करे, तो इसलिए मैंने ऐसे कोशिश करी इसमें। तो कौन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आप देख सकते हैं, ये देखो इसका सही उत्तर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी, यानी कि किसकी खोज जो रैफल्स थे उन्होंने करा था, तो सिंगापुर की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आपको बताना है कि भारत की खोज किसने करी थी और कब करी थी। ठीक है, और अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने करी थी। ठीक है, अगर आपको पता है कि कब करी थी तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24, 32 और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन एक और लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है कि ये बड़ी से बड़ी मात्रा बताइए या बर्तन का पात्र बताइए बड़ा सा बड़ा जिससे हम इतने लीटर का दूध पैमाना माप सके, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आता है। तो देखो जब कभी ये कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका मतलब हमारे पास संख्याएं क्या हैं, 24, 32 और 42 हैं। अब ऐसी ऑप्शन में कोई नंबर ढूंढो जो इन तीनों को काट दे। मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट से, तो 4 6 24 तो कट गया, 4 8 32 ये भी कट गया, लेकिन 42 जो है
वो 4 से नहीं कटेगा, 4 एक कम 4, देखो 2 बच गया, नहीं कटा ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। अब आप 8 से चेक करिए, 8 से चेक करने का मतलब ये 8 से देखो, 8 त्रिक 24 ठीक है, 8 चौक 32 ठीक है, लेकिन 8 पंच 40 ये भी नहीं कटेगा। अब आते हैं 2 से, तो आप देखो सारी की सारी सम संख्याएं हैं और हमेशा सम संख्या 2 से कटती ही कटती है, तो ये 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 21, तो देखो ये कट रहा है। वहीं अगर हम 5 से बात करते हैं कि 5 से कटेगा या नहीं, तो देखो यहाँ पर 24, 32 और 42 है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए, हालांकि मैंने इसकी पूरी वीडियो बना दी है डिविजिबिलिटी रूल्स वाला, अगर आप देख लेंगे तो आप सेकंडों में बता पाएंगे कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना इस वीडियो को। तो देखो जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 होता है वो हमेशा नंबर 5 से डिवाइड होता है, 5 से ही कटता है। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों नंबर कटने चाहिए, ये जितने देख रखे, मान लो ये 2 कट गए, तीसरा नहीं कटा, तो भी इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन 2 से कट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एज को 13 लिखा जाता है और सेक्स को 48 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो जो एज लिखा हुआ है AGE, अब ए आता है किस नंबर पे, तो आता है 1 पे, और वहीं पर जो ई आता है, जी आता है 7 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। इनको ऐड करेंगे तो 7 1 8 प्लस 5 13 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इसको आप लिख कर चेक करो, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब ये हो जाएगा, देखो एस आता है किस नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 19, और ई आता है यहाँ पर 5वें नंबर पे, और जो एक्स होता है वो आता है 24 पे, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इसको आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 24 5 29 और 19, तो 9 दूनी 18, 2 1 3 1 4 48, तो देखो 48 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ लेटर्स हम सारे के सारे कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कम को हम क्या लिखेंगे, तो कम लिखा है तो सी आता है तीसरे नंबर पे, ओ आता है 15 पे, और यहाँ पर जो एम लिखा हुआ है 13 पे आएगा, तो ये हो जाएगा 13, और ई आता है 5वें नंबर पे। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 15 5 20 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एम जो आता है वो 13 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पर ये 13 लिखा हुआ है, ये था 15 और ये है 13 और ये है 5, तो 15 5 20 हो गया, और 20 16, तो यानी कि 20 और 16 ये हो जाएगा 6 2 1 3, यानी कि 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। तो देखो एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है वो सारे चीजें जो हम यहाँ से करते हैं और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, और आउटपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर के द्वारा की गई प्रोसेस हमें दिखाई देता है, वो होता है आउटपुट। जैसे देखो जो प्रिंटर है, तो जब हम कोई कॉपी लगाते हैं या कोई पेज लगाते हैं तो प्रिंट होकर के बाहर आता है, यानी कि हमें दिखता है, वो क्या है, आउटपुट है। ठीक वैसे ही देखो प्रोजेक्टर, जब हम कोई चीज स्क्रीन पे चलाते हैं प्रोजेक्टर पे हमें दिख जाता है, इसका मतलब इनपुट प्रोसेस करते हैं लेकिन आउटपुट में वो चेंज हो जाता है, हमें दिखता है, तो ये भी क्या है, ये है यहाँ पर आउटपुट। वहीं पर देखो मॉनिटर, तो मॉनिटर में क्या होता है कि मॉनिटर में मान लो कि हमने कीबोर्ड में के दबाया, के प्रेस किया और स्क्रीन पे वो दिख गया, इसका मतलब वो भी क्या है, आउटपुट है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये तीनों की तीनों आउटपुट है, जबकि जो स्कैनर होता है वो आउटपुट नहीं है, ये इनपुट में आता है। तो स्कैनर सही उत्तर हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो ये है भारती। तो देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है क्योंकि 2012 की बात है और अभी 2021 में हुआ जो पेपर है उसमें पूछ लिया गया था, तो हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, तो आप इसको याद रखिए। अंटार्कटिक में जो भारत ने स्थापित किया था अनुसंधान केंद्र, वो भारती नाम से उसको भारती नाम से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है देखो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन और अमला को 13 दिन। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है, यानी कि टोटल जो उन्हें पैसे मिले वो 2012 रुपए मिले हैं। तो सभी की दैनिक मजदूरी समान है। अब सभी की दैनिक मजदूरी अगर समान है
तो इनमें से इमरान का हिस्सा बताना है। पहले इनकी क्षमताओं को देख लेते हैं, कितनी किसकी क्षमता है। तो देखो इमरान को मैं मान लेता हूँ ए, और ये 11 दिन में करता है। वहीं ताहिर जो है उसको बी मानेंगे और ये 15 दिन में करता है। अमला जो है उसको सी मानकर करेंगे और 13 दिन में काम को पूरा कर लेती है। अब देखो इन सब का हमें लेना होगा एलसीएम कितना आएगा। तो सारे के सारे ये नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर है 15 को छोड़ करके। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11 गुणे में 15 और गुणे में 13। जब फैक्टर नहीं होते तो उन सबको ही हम गुणा करके लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा 11, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 11 से 11 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी क्षमता बचेगी वो कितनी बचेगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 15 गुणे में 13। ठीक है, 15 गुणे में 13 इसकी क्षमता हो जाएगी। 15 हट जाएगा तो 11 गुणे में 13 हो जाएगा। वहीं पर इसका हो जाएगा 11 गुणे में 15। इनका अब अगर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ए, बी और सी तीनों की क्षमता अलग अलग है। तो यहाँ पर 15 × 3 = 45 हो गया ये वाला, और 15 × 15 4 19 195। वहीं पर जो बी की क्षमता है वो हो जाएगी 11 × 3 = 33 और 11 × 11 3 14 143 हो जाएगा। और वहीं 11 × 5 = 55 और 11 × 1 = 11 और 5 हो जाएगा 16 165। इन सबको ऐड कर लीजिए तो देखो टोटल क्षमता इनकी आ जाएगी 5 3 8 और 5 13 यानी कि 3 आ जाएगा, और 6 4 10 9 19 और यहाँ पर आ जाएगा 1 20, तो बचेगा 2। फिर 1 2 1 3 3 2 5 यानी कि 503 आ जाएगा। तो मतलब हमारे हिसाब से 503 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से 2012 रुपए। तो इसका मतलब हो जाएगा 503 की जो वैल्यू है 2012 के बराबर है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ। तो देखो हमारे हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 503 और क्वेश्चन के हिसाब से 2012 रुपए। अब इसको अगर आप काटेंगे तो कटेगा कितनी बार में, 5 चौक 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई है 4। हमें किसका बताना है, इमरान का। तो इमरान यानी कि पहले वाला। आप बताओ इमरान कितने रुपए का हिस्सा कर रहा है, 195। तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 195 की कितनी हो जाएगी, तो बस 195 गुणे में 4 करा देंगे। 4 पंचे 20, 4 नहीं हो जाएगा 36, 2 38, 3 बचेगा और 4 एकम 4 3 7 यानी कि 780 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे, शायद इनका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं पर पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया राजेंद्र प्रसाद। अब वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने इनके बारे में बताया था, एक बारदौली आंदोलन हुआ था। अब आपको बताना है, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बारदौली आंदोलन कहाँ पर हुआ था, और यहीं से उनका नाम के आगे सरदार वर्ड जुड़ गया था। तो वहाँ की महिलाओं ने इनको नाम दिया था सरदार वर्ड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो बारदौली आंदोलन हुआ कहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें से कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो भारत और भूटान भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है या कोई ऐसा सम्मेलन हो रहा है, तो उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। खासकर अगर भारत की वहाँ पर सदस्यता रहती है, मौजूदगी रहती है, तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था लॉर्ड लिटन ने। इनका नाम आपने सुना होगा लॉर्ड लिटन के बारे में। वहीं देखो लॉर्ड रिपन जो है ये कौन थे, ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनके बेटे थे, और ये भारत के वायसराय भी रहे हैं। कब से कब तक, 1880 से लेकर के 84 के बीच में ये वायसराय रहे हैं लॉर्ड रिपन। वही लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके बारे में तो आप सबसे ज़्यादा ही जानते होंगे क्योंकि इन्होंने राज्य हड़प नीति शुरुआत करी थी और इन्होंने ही चालू किया था राज्य हड़प नीति। और ये भी कब की बात है,
1848 से लेकर के 56 तक की बात है। ये याद रखना क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन आया है। राज्य हड़प नीति की शुरुआत कब हुई थी, और यह फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राज्य हड़प की शुरुआत किसने करी थी। तो 1848 से 56 कोई भी मिले आप टिक कर देना। और इसके बाद राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी थे। वहीं लॉर्ड विलिंगटन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी भारत के वायसराय रह चुके हैं, और ये रह चुके हैं 1931 से 36 के बीच में भारत के वायसराय रहे हैं। और इन्होंने एक सबसे फेमस स्टेटमेंट दिया था जो प्रचलित है लॉर्ड विलिंगटन ने। उन्होंने क्या बोला था कि अगर भारत में गांधी ना होता तो दुनिया वाकई में और भी खूबसूरत होती थी। तो ये एक दो बार कोटेशन भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना इन्होंने जो बोला था गांधी ना होते तो दुनिया और भी वाकई में खूबसूरत होती। तो ये विलिंगटन का ही यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में मौजूद रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर ए के बाद बी आया है, यानी कि कोई भी गैप नहीं है, जीरो का गैप है। वहीं बी के बाद डी आया है, यानी कि सी का गैप है, यानी कि एक का गैप कर दिया है। डी के बाद जी आता है, तो क्या आना चाहिए, डी के बाद ई एफ, फिर आएगा जी, यानी कि दो का गैप हो गया। अब जी के बाद के देखो, एच आई जे, तीन का गैप है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन का गैप। वहीं के बाद पी आता है, तो के बाद क्या आएगा, एल एम एन ओ, इसके बाद पी आएगा, यानी कि चार का गैप हो गया है। तो आप बताओ अगला जो गैप होना चाहिए वो कितने का होगा, तो आप कहेंगे 5 का गैप होगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं पी लिखा हुआ है, पी के आगे अगर हम 5 लेटर बढ़ेंगे तो जो वर्ड लेटर मिलेगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो क्यू आर एस टी यू, और आगे क्या आएगा, वी आएगा, क्योंकि 5 का गैप हो गया यहाँ से यहाँ तक और वी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वी वाला। अगला क्वेश्चन है, गणितीय संक्रिया यानी कि चिन्हों के ऑपरेटर्स के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दिया गया समीकरण सही ढंग से पूर्ण हो जाएगा। यानी कि हम कौन सा साइन यहाँ पर लगाएं ताकि 19 आ जाए हल करने पर। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले तो पहले आप ऑप्शन से उठाओ, और सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यहाँ पर कभी, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आपको भाग वाला सबसे पहले देखना है। तो देखो भाग वाला कहाँ पर फिट करेंगे, पहले में तो ये आ जाएगा माइनस, और भाग आएगा यहाँ पर। तो देखो 6 से अगर हम काटेंगे 7 को तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होने वाला है। ठीक, अगर इन दोनों को देखें तो पहले हमने बताया था आपको, जब कई सारे साइन आते हैं तो पहले हम कौन सॉल्व करते हैं, भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाना। तो भाग वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो भाग इसमें नहीं है तो इसके बाद क्या आएगा, गुणा आएगा। तो आप देखो ये गुणा करेंगे तो 6 18, दोनों में प्लस है, और 18 और अगर 7 करेंगे तो आएगा 25, और 25 8 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर देखो 33 नहीं दिया है जबकि हमें 19 चाहिए था। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ये वाला पहला और दूसरा। अब आते हैं तीसरे में। तो देखो यहाँ पर अगर हम कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ 8 और -7 प्लस 6 और इंटू में 3, हमें क्या लाना है, 19 लाना है। सबसे पहले आएगा गुणा, तो 6 18 हो जाएगा, तो 8 - 7 प्लस का 18 बराबर में 19 आना चाहिए। तो 8 में से 7, या फिर आप जोड़ सकते हैं, 18 8 हो जाएगा 26, तो 26 में से आप 7 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 आएगा। तो देखो यहाँ भी 19 आ रहा है और यहाँ पर भी 19 आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है इसको। ठीक, अगर आप डी वाले को भी चेक करना सकते हैं तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार इसको चेक करना डी वाले से और बताना कितना आंसर आ रहा है, ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ इस प्रकार से वो भी क्वेश्चन आ गया है घुमा करके। इसमें क्या रहा है, चिन्हों प्लस और गुणा को तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदलने पर, यानी कि जहां पर प्लस है वहां गुणा कर देंगे और गुणा वाले को प्लस, ठीक वैसे ही 4 को 6 बनाएंगे और 6 वाले को 4 लिखेंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इनमें से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आ रहा है इनका सही उत्तर आ जाएगा। तो देखो पहले शुरुआत करते हैं, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 4 और 4 को लिखना है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस को गुणा, तो गुणे में 4, क्योंकि 6 को ही 4 लिखना है। भागे, तो भाग को तो कुछ दिया नहीं तो वही रहेगा। 3 है, माइनस भी नहीं दिया तो वही रहेगा, और फिर 3 है और गुणा को प्लस करना है तो प्लस का 2 करिए, आना चाहिए कितना, 7। देखते हैं पहले, तो देखो ये भाग है तो नीचे अगर 3 आएगा, 3 एकम 3 दूनी कट जाएगा,
तो 2 आएगा, 2 चौके मैं लिख देता हूँ, 2 गुणे में 4 माइनस 4 है, माइनस का 3 प्लस का 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 8 2 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो 10 में से 3 हटाएंगे तो आएगा 7। तो देखो यहाँ पर 7 आ रहा था आंसर में, तो देखो ये आ भी रहा है इसमें से। अब आगे वाले आप बाकी चेक कर सकते हैं, चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ वरना आप कहेंगे कर नहीं रहे। तो 4 को क्या करते हैं, 6 लिखते हैं, तो 6 और प्लस को हमें करना है गुणा, और इसको करेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 6 को 4 करा है, इसका भाग नहीं है वैसे ही है, फिर 3 है, फिर माइनस का 3 है, और गुणे को प्लस लिखना है और 2 लिखना है। 11 आना चाहिए, देखते हैं पहले। तो देखो इससे काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 2 चौके 8 माइनस का 3 प्लस का 2, 8 2 10, 3 यहाँ पर भी ठीक वैसे ही आएगा, 7 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, 11 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चों ए बी सी डी और ई ने आम खाए, ए ने बी से 8 आम कम खाए और सी और ई ने दोनों मिलकर 37 आम खाए। डी ने सी से 8 आम ज़्यादा और बी ने सी से 5 आम ज़्यादा खाए। बी और ए दोनों ने मिलकर 40 आम खाए हैं। तो बताना ये है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है, कौन सा वाला सही। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि जगह निकल आए सॉल्व करने की। देखो अब आप थोड़ा सा इसमें से स्मार्ट तरीका अपनाओ, जैसे करा है बी और ए दोनों ने मिलकर 40 आम खाए, यानी कि अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ दें तो ये 40 आम खा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखो, ए ने बी से 8 आम कम खाए हैं, तो 8 आम कम खाए हैं किसने, ए ने। तो अगर मैं कहता हूँ कि ए ने खाए होंगे कितने, 16 आम खाए होंगे, और बी ने खाए होंगे कितने, 24 आम खाए होंगे। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें ए और बी दोनों का योग 40 रखना है। तो देखो आप, ये 40 हो रहा है पूरा, 16 और 24 40 हो रहा है, और डिफरेंस निकालेंगे, 8 का अंतर भी आ रहा है, 24 16 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें से कह रहा है कि सी और ई ने मिलकर 37 आम खाए, तो अभी सी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब क्या कहता है कि डी ने सी से आम ज्यादा खाए, चलो छोड़ते हैं इसको भी। ये कह रहा है बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए हैं, तो बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए हैं। तो ये बताओ कि सी ने कितने खाए होंगे, 19 खाए होंगे, तभी तो 5 ज्यादा खा रहा है बी, कौन, बी वाला। अब कह रहा है यहाँ पर बी और सी आ गया हमारे पास। अब सी और ई ने मिलकर 37 आम खाए हैं, तो आप बताओ कि सी ने 19 खाए हैं, तो ई ने कितना खाया होगा, टोटल 37 है, तो 37 में से आप 19 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 यानी कि 18, तो ई ने तो 18 आम खाए हैं, ये हो गया 18। अब हमें किसका बताना है, सी का पता भी चल गया, ठीक है, बी का भी, सबका पता चल गया लगभग, ठीक है। बचा कौन होगा हमारे पास, ए बी सी डी बचा है। तो डी का भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, डी का नहीं भी निकलेगा तो ऑप्शन हम देखकर कर लेंगे। पहला देखो, डी ने 19, मान लो डी हमें नहीं पता है, सी ने 27 आम खाए, तो आप बताओ सी ने 27 खाए क्या, 19 खाए ना, तो ये तो गलत हो गया, डी नहीं पता था तो क्या हुआ। सी ने 11 आम खाए, तो सी ने तो 19 आम खाए ना, 11 थोड़ी खाए हैं, तो गलत। ए ने 24 खाए हैं, तो ए ने 24 नहीं खाए, यहाँ पर 16 खाए हैं, जबकि यहाँ कह रहा है 24, तो ये तो गलत हो गया। अब ई ने 18 खाए, तो देखो ई ने 18 खाए हैं और सी ने 19 आम खाए हैं, तो सी ने 19 खाए हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो पेपर में आपको क्या करना है, अगर मान लो स्टार्टिंग के 3 जो ऑप्शन है वो गलत हो गए, तो अब चौथा आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 100% आप श्योर हैं कि इन तीनों में से कोई सही नहीं ऊपर वाले में, तो ये आप फटाक से टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई बैग कविता नहीं है। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि नहीं है, तो जब 2 गोले आपको बनाने हैं, एक ऐसे गोला बनेगा और एक गोला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। कोई बैग, तो बैग तो हो जाएगा ये, कविता नहीं है तो कविता को आप यहाँ से के कर दो। अब कह रहा है कुछ किताबें बैग हैं, अब कुछ जो किताबें हैं वो बैग हैं, ठीक है। तो ये कविता है, तो कविता को मैं के वी लिख देता हूं ताकि कविता और किताबें सेम ना होने पाए। अब देखो कुछ वर्ड जब आता है तो इसका मतलब एक गोला जो होता है दूसरे गोले के अंदर होता है। कुछ किताबें बैग हैं, तो इसका मतलब बैग के पास बनेगा यहाँ पर किताबें, ऐसे करके। ये केवी जो लिखा है ये कविता है, और किताबों को मैं लिख देता हूँ केटी, किताब, ठीक है, ऐसे।
अब आते हैं निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं। तो कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं, तो यहाँ पर देखो कविताओं, तो स्टेटमेंट पहला देखो, कह रहा है कि कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं। तो कुछ किताबें जो हैं वो कविताएं नहीं है, तो इसमें तो कोई नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे। तो देखो एक कंडीशन इसकी ऐसे भी हो सकती है कि टच होगा इसमें, और दूसरा जो हमने बनाया है अलग अलग करके ऐसा भी होगा। तो ऐसा आता है तो हमेशा इसको हम गलत ही मानते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ कविताएं बैग हैं, तो कुछ कविताएं यानी कि केवी जो है वो बैग हैं। तो आप बोलो यहाँ तो कह रहा है कोई किताब कविता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारे हिसाब से कोई भी सही नहीं इनमें से। तो ऑप्शन नंबर हमारा होना चाहिए था कौन सा, चौथा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है, ऑप्शन नंबर चौथा। हालांकि यहाँ पर दिया था उन्होंने दूसरा, जो कि मेरे हिसाब से ही गलत है। आप लोग एक बार बताना कि आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना और फिर आप बताना कि ऑप्शन कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले वाले से है। तो फल एक प्रकार का भोजन है, वैसे ही चाय क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसको हम पीते हैं। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो, हरि राम के ससुर, अच्छा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ते हैं। हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। तो देखो राम के ससुर हैं कौन, हरि, तो मान लेता हूं मैं हरि हैं, ठीक है। और राम के ससुर हैं, तो राम होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ससुर है और कंचन के पति हैं कौन, हरि हैं यहाँ पर, तो ये इसके पति हो जाएंगी और कंचन इसकी पत्नी हो जाएंगी। ये देखो इसके ये। अब क्या कह रहा है, अब देखो जब इसके ससुर है तो इसका मतलब इनकी जो बेटी होगी कोई, वो इनके पति पत्नी होंगे आपस में, तभी तो इनकी बेटी का ये कौन लगे, दामाद। तो आगे देखो कह रहा है कंचन जो है अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। तो आप बताओ इनकी इकलौती पुत्री अगर होगी यहाँ पर सुमन, तो सुमन ये हो जाएगी। अब इन्हीं की बेटी शादी करी होगी इसने, तभी क्या होगा, ये इनका ससुर हो रहे होंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि ये इनकी वाइफ हो जाएगी कौन, सुमन। तो ये सुमन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझ जाना। कह रहा है कि यदि सरिता सुमन की पुत्री है, सरिता जो है सुमन की पुत्री है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे सरिता। तो आप बताओ कि जब ये आपस में आर और सुमन पति पत्नी है, तो सुमन की जो बेटी होगी वही आर की भी बेटी तो होगी, ठीक है। अब कह रहा है सरिता और राम, आर मतलब कि राम के बीच संबंध क्या है। तो आप बताओ उसकी पत्नी की बेटी अगर है तो उसकी भी बेटी तो होगी, तो ये इसकी बेटी और ये इसका पिता, तो पुत्री और पिता दोनों का हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में मे को 1 2 3 लिखा जाता है, रूल को ऐसे लिखा जाता है, तो फंड को ऐसे लिखते हैं। तो लैंड को हम क्या लिखेंगे, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिख जाए। अब यहाँ पर एल, एल को क्या लिखा है यहाँ पर, एल देखो लास्ट से सेकंड है, तो सेकंड मतलब कि 6 नंबर पे। ए कहाँ लिखा है, तो एम ए यानी कि 2 नंबर पे आया। और एन, एन कहाँ पर लिखा है, ये है, तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। डी, डी जो लिखा हुआ है, डी कहाँ पर है, 0, तो ये लिखेंगे 0, यानी कि 62 90 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी एक प्रकार से संगत है यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है यानी कि इनमें से अलग है। तो असंगत शब्द का चयन करना है। तो देखो दरवाजा, खिड़की और दीवार, ये तीनों की तीनों क्या है, अलग है, जबकि बढ़ई एक इंसान होता है, इनमें से ये कोई इंसान नहीं है, तो बढ़ई अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कथन निष्कर्ष पे आते हैं, और कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ बंदूकें धातुएं हैं। तो जब कभी ऐसा आता है कुछ वर्ड, तो आप 2 गोले बनाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा चल रहा है ऐसे, ठीक है। आप गोले का साइज चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं या जैसा चाहें, तो मैं बराबर ही रख देता हूँ, वरना आप कहेंगे बराबर क्यों नहीं है। तो कुछ वर्ड आया है तो एक दूसरे के अंदर बनेंगे ऐसे करके। कुछ बंदूकें को भी लिखता हूँ, और धातुएं को लिख देता हूँ मैं DH, धातुएं। अब देखो कुछ धातुएं जो हैं चमड़ा हैं, तो फिर कुछ आया है तो इसमें अंदर हो जाएगा चमड़ा, चमड़ा को लिख देता हूँ CH। आगे देखो कुछ चमड़े कागज हैं, तो कुछ चमड़े भी अब कागज हैं, इसका मतलब ये कागज यानी कि के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं हैं,
तो कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है। तो देखो ये बंदूकें हैं, ये चमड़ा है, तो यहाँ तो कोई बात नहीं करी गई है। तो ये तो अलग ही हो जाए, कह रहे कुछ बंदूकें धातुएं हैं, तो कुछ बंदूकें धातुएं हैं। यहाँ पर कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, तो देखो चमड़ा यहाँ पर है, बंदूकें यहाँ हो सकता है कोई भी ना हो, तो ये तो गलत है। कुछ धातुएं कागज नहीं है, तो धातुएं यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है, तो कोई नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होगा, कुछ होंगी, तो ये भी गलत हो गया। अगला कह रहा है कुछ कागज चमड़ा है, तो कुछ कागज जो है वो चमड़ा है, देखते हैं। तो देखो कुछ कागज चमड़ा है, देखो आसपास ही तो है, ये वाले जो हिस्सा आ रहा है, तो बस ये सही हो जाएगा। चौथा है कुछ कागज धातुएं नहीं है, तो कुछ कागज यानी कि ये धातुएं, तो ये तो दूर दूर है, पास में तो मिले नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, कुछ कागज चमड़ा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन कि कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन ना करें। एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सकीय सलाह, यानी कि डॉक्टर ने बोला है कि गर्भावस्था के समय दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें। ठीक है, देखते हैं। तो धारणा क्या है, गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर ने इसीलिए मना किया है कि आपको सेवन दवाओं का नहीं करना है गर्भावस्था में। क्यों? क्योंकि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत महंगी होती हैं, तो यहाँ पर महंगा वर्ड कहीं पर नहीं दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा पहला ही सही है, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो देखो एक हेडबैंड है, एक टियारा है, और एक हेयर पिन है, एक चूड़ी है। तो मेरे हिसाब से टियारा तो मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो क्या होता है तो आप बताना, एक बार जरूर पढ़ूंगा आप जो कमेंट में लिखेंगे कि टियारा होता क्या है। जो फीमेल देख रही होंगी इस वीडियो को, हमारी सिस्टर्स लोग, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखो हेड, टियारा, हेयर पिन, तीनों की तीनों सर पर शायद यूज होते हैं, और जबकि चूड़ी कलाई पर पहनी जाती है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का पूरा पेपर हमने समाप्त कर लिया, और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपकी बेहतर तैयारी हो सके रेलवे की। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन सबके हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, और सभी क्वेश्चन पेपर को हमने अलग अलग रखा हुआ है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिल जाएंगे। तो कोई भी शुरू करिए, मान लीजिए आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 से शुरू करिए, लास्ट तक देखते जाइए। या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 1 से शुरू करिए, लास्ट तक देखते जाइए। और ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, अभी और भी हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे। अभी तो एनटीपीसी करवा रहे हैं, बीच बीच में उनको भी हम करवाते जाएंगे। साथ ही साथ मैथ की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को बीच में बताया था, डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों कल हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन पेपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सारा का सारा 5/3/2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम उठाएंगे, और पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।